नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। शनिवार है और शनिवार को सुबह 9 बजे हम रहते हैं विनय भाई के साथ। विनय ठाकुर, सीनियर जर्नलिस्ट। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और जब विनय भाई साथ होते हैं तो हम बात करते हैं देश दुनिया पर। दुनिया में क्या चल रहा है और उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया में लगातार जो चल रहा है वो युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध का तो उतना असर हमारे खिलाफ नहीं था, लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर भारत पर भी बहुत गहरा पड़ा है। कहा जा रहा है खाद बहुत महंगी हो जाएगी। खाद का सीजन आ गया, ये जो धान का समय है, धान में खाद भी डाला जाना है और खाद के लिए भारी संकट है। चीनी का दाम बढ़ गया है और कई तरीके की चीजों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चूंकि ये जो हॉर्मुज है, ईरान और अमेरिका का युद्ध है तो वो अपनी जगह है, लेकिन उस युद्ध की वजह से जो हॉर्मुज स्ट्रेट को जो बंद किया गया है, आवाजाही बंद है, विदेश से सामान आना और भारत से विदेश जाना, उसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है हमारे देश पर। और हमारे देश पर ही नहीं केवल, बल्कि अमेरिका पर भी इसका भारी बुरा असर पड़ा है। आमतौर पे लोगों को लग रहा था, अमेरिका को भी लग रहा था कि इसमें ईरान को हम थका देंगे, उसको हरा देंगे, उसका कब्जा कर लेंगे उसके संपत्तियों पर, और जैसे दूसरे देशों के साथ करते रहे वही करेंगे। लेकिन ईरान इतना आसान साबित नहीं हुआ उसके लिए, और अब लग रहा है कि ईरान उसके गले की हड्डी बन गया है। अमेरिका के साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि ट्रंप गहरी मुसीबत में है और ट्रंप के साथ साथ ईरान गहरे मुसीबत में है। मुसीबत में इसलिए है कि एक तो कर्ज जो है अमेरिका का लगातार बढ़ता जा रहा है। 40 खरब डॉलर का कर्ज अमेरिका पर हो गया है और इतना बड़ा बोझ हो गया है कि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। और इसमें बड़ा है, देखिए कि बढ़ते सैन्य खर्च, जाहिर है युद्ध चल रहा है तो सैन्य खर्च बुरी तरह से बढ़ा है। ईरान से कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा, चूंकि अमेरिका की लड़ाई बड़ी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, टैक्स कटौतियों और ईरान युद्ध के खर्च ने वित्तीय दबाव बढ़ाया है। ट्रंप प्रशासन खर्च घटाने का भी दावा कर चुका है, लेकिन कर्ज पर खास असर नहीं पड़ा। ऐसे में अब सबसे बड़ी चिंता ये हो गई है अमेरिका के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी, कि अपनी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को वो कैसे संभाले। और अब लग रहा है कि अमेरिका भी जो है कर्ज के जंजाल में फंस गया है। और इतिहास में कई सारी कहानियां हैं जो कर्ज के जंजाल में राजशाही या सरकार फंसी और उसके बाद बिखराव शुरू हो गया। फ्रांस रिवॉल्यूशन, ऐसे कई रिवॉल्यूशन है जो इसके लिए जाने जाते हैं। अब देखिए वहां के जो अमेरिका के हैं कमेटी फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट के सीनियर नीति निदेशक मार्क गोल्डवेन ने चेतावनी दी बाकायदा कि अमेरिका कर्ज के जाल में फंसता नजर आ रहा है और कर्ज कम करने में नीति निर्माताओं की असमर्थता अब लंबे समय तक का जोखिम बढ़ा रही है। इसके अलावा ट्रंप की लोकप्रियता बुरी तरह से गिरी है। रॉयटर्स और इप्सोस नाम ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में 33% अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज को मंजूरी दी और 64% लोग हैं जिन्होंने ट्रंप के कामकाज को नापसंद किया। और ये ट्रंप के लिए बेहद चिंता की बात है। इसके पहले जो सर्वे हुआ था इसी महीने, उसमें ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35% थी, अब 2% और घट गई। और ये कहा जा रहा है कि उनके पहले कार्यकाल के दिसंबर 2017 में दर्ज सबसे निचले स्तर के बराबर है। और 80% हालांकि अमेरिकियों ने माना है कि ईरान के साथ अमेरिका की जो लड़ाई है, जो अमेरिका ईरान जंग है, वो लंबे समय तक चल सकता है। और इसमें से 87% लोग जो है वो डेमोक्रेट हैं और 71% रिपब्लिकन भी शामिल हैं। केवल 16% लोग मानते हैं कि युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। यानी ट्रंप के अंधविश्वासी जो अंध समर्थक जो हैं वो बेहद कम है, जिनको ट्रंप फिर जो है कह रहे हैं कि सोमवार को जो है समय सीमा है 60 दिन की, अमेरिका ईरान के बीच जो सीज फायर है उसकी, वो सोमवार को खत्म हो रहा है। लेकिन ईरान ने कहा है कि आपको जो मन करता है करो, आपका कोई भरोसा नहीं। और
ईरान के इस तेवर पर अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखना बाकी है। लेकिन 5 में से 1 अमेरिकी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध करना सही फैसला नहीं था। तो ये है। और ट्रंप अभी भी जो है वो धमकी वाला जो उनका तेवर है उन्होंने छोड़ा नहीं है, और वो अभी भी वही कह रहे हैं कि हमारी शर्तों पर समझौता कर लो। ईरान किसी भी हालत पर समझौता करने को तैयार नहीं है, और बाकायदा कहा है ईरान ने कि ट्रंप के हटने तक ये युद्ध जारी रहेगा। मिडिल ईस्ट परेशान है, भारत परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। विनय भाई, ये बतलाइए कि अमेरिका को लेकर के जो पहले था कि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, जो चाहे वो कर सकता था, शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फंस गया है। अमेरिका जो चाहे वो नहीं कर सकता है, और अमेरिका की अभी स्थिति ये हो गई है कि कर्ज के जंजाल में, कर्ज के जाल में अमेरिका फंसता नजर आ रहा है। ट्रंप के सामने क्या उपाय है, क्या रास्ता है? धनंजय भाई, आपने सही कहा कि जब लड़ाई शुरू हुई थी, और देखिए, हर युद्ध जो होता है वो एक नया युद्ध होता है। और जब हम युद्ध में जाते हैं तो जब आकलन करते हैं, शुरुआती आकलन करते हैं, तो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर करते हैं, या जो पुराने तौर तरीके के आधार पर करते हैं। ये देखते हैं कि किसके पास कितना फायर पावर है, किसके पास क्या है। तो जो शुरुआती हमला हुआ, जो कॉन्वेंशनल जो लड़ाई जो थी, उसमें अमेरिका और इजराइल बहुत भारी पड़े, और उन्होंने जो क्लासिकल तौर पे जितनी क्षति वो पहुंचा सकते थे, पूरे लीडरशिप को हटा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद, जैसे मैंने कहा कि हर युद्ध एक नया युद्ध होता है, और हर घटना एक नई घटना होती है। तो उसके बाद जो ईरान ने जो एसिमेट्रिक वारफेयर का जो नमूना दिखलाया, और ये बताया कि ईरान की जो क्षमता, जो रेजिलियंस है, वो कितनी ज्यादा है, और वो कितना ज्यादा प्रेशर ले सकता है, इसने सारे समीकरण को बदल दिया। साथ में ये भी सतह पर उभर करके आई कि भले अमेरिका की बड़ी शक्ति होने की वजह से, आर्थिक हितों के हर देश के उसके साथ इंटेंगल होने की वजह से, भले कोई देश सीधा सीधा सामने तौर पे उसके खिलाफ नहीं आए ईरान के साथ में, लेकिन लोगों ने ये बात जरूर महसूस की कि ईरान का गिरना जो है वो हमारे लिए भी एक बड़े खतरे की तरह है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ईरान भले कितनी भी मार खाए, पर ईरान बचा रहे। और इसीलिए जो दुनिया की जो 2 नंबर की और 3 नंबर की, जिसको हम महाशक्ति कहें, इन लोगों ने अपनी तरफ से ये सुनिश्चित किया कि भले इस युद्ध की आंच हमारी तरफ नहीं आए, लेकिन जो युद्ध के जो दूसरे आयाम होते हैं, देखिए, कोई जो युद्ध होता है उसमें मिलिट्री के अलावा जो है वो इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक भी एक बड़ा एंगल होता है ना। तो उन सब चीजों के माध्यम से इन देशों ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि ईरान गिरे नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने जो है अपनी तरफ से अमेरिका की जो कमजोर नस थी, ईरान ने इस युद्ध को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। और ईरान ने ये बताया कि जो है कि हम भले हमारे मिसाइल आपके घरों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिन चीजों के या जिन देशों की साख के आधार पर आपका डॉलर खड़ा है, हम उसको इतनी चोट देंगे कि वो अस्थिर हो पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ईरान ने जो है अपनी तरफ से जो पूरा गल्फ जो था, पूरे गल्फ को इस युद्ध में घसीटने की कोशिश की। और देखिए, ईरान की रणनीति की जो सफलता है कि जो ईरान के जो पड़ोसी देश जो गल्फ के हैं, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि भले अमेरिका महाशक्ति है, इसके बावजूद ईरान में कम से कम इतनी क्षमता है, और उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसकी वजह से वो अमेरिका हमको पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखता है। दूसरी बात यह कि अमेरिका जो है उस लेवल पे हमारे पास कमिटेड नहीं है हमारी सुरक्षा देने के लिए। तो उनके मन में भी जो एक एक विकल्प के लिए एक दूसरा रास्ता तैयार करने के लिए, और देखिएगा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी इन लोगों ने आपस में भी करने की कोशिश की,
है ना। और इसका जो है वो नतीजा हमको दिखने में आ रहा है, क्योंकि वहां भी अमेरिका के अंदर जो है ट्रंप की नीतियों को लेकर के लगातार सवाल उसका हमको जो देखने में आता है कि लगातार ट्रंप को अपनी जो रणनीति में बदलाव, उनके बयानों में बदलाव देखने को आता है ना। पर आप देखिए कि जो जो स्टेटमेंट जो है वो दो तरह के हैं। एक स्टेटमेंट, ट्रंप भी एक स्टेटमेंट देते हैं अपने और डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, ईरान में भी एक स्टेटमेंट होता है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, और उसके बीच में बिटवीन द लाइन आप देखेंगे तो उसमें ये दिखता है कि लड़ाई का अभी अंत नहीं है। ट्रंप जहां से शुरुआत किए थे कि न्यूक्लियर हथियार हम नहीं बनाने देंगे, ठीक है ना, ईरान उसको मान भी गया था, उसके बाद भी ईरान पे अटैक किया गया, ठीक है ना। उसके बाद स्केल डाउन क्या है, पहले कहते थे कि हम बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी ईरान की नहीं बनाने देंगे, फिर वो कहने लगे नहीं, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल अपना रखना है, हम आपको पैसे देंगे इसके लिए, और तमाम चीजें उसके बाद उन्होंने की। मुस्तफा खुमैनी के ने जो है, जब वहाँ उनका ये किया गया, फेडरल का वो किया गया ईरान के सुप्रीम लीडर का, तो उन्होंने वो कहा कि भले लड़ाई का नतीजा जो भी हो अमेरिका पीछे चले जाए, लेकिन अमेरिका की इस गतिविधि के लिए हम अमेरिका को माफ नहीं करेंगे, और ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ट्रंप हट नहीं जाएंगे और चीजें बदल नहीं जाएंगे, है ना। तो उनके नजर में है कि हमको इस ट्रंप को और अमेरिका को झुकाना है ना। तो बाकी चीजें उस हिसाब से हो रही है। देखिए, पूरी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्ध जो है, युद्ध और जिसको बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था या फिनांस, वो साथ साथ चलते रहते हैं। और कोई जो बड़ा युद्ध होता है वो विश्व के जो आर्थिक केंद्र है उसमें बदलाव आता है ना, और उसके तरीकों में भी बदलाव आता है। आप देखेंगे कि पहले वर्ल्ड का जो बड़ी शक्ति होती थी वो स्पेन हुआ करता था, ठीक है ना। स्पेन की ताकत क्या थी, स्पेन ने जो है हथियारों के बल पे लैटिन अमेरिका में चांदी का बहुत बड़ा भंडार ढूंढ लिया था, और वहां से चांदी बड़ी संख्या में आती थी, है ना। पहले वो केंद्र हुआ, उसके बाद डच लोगों ने जो है सबसे बड़ी बैंकिंग संरचना बनाई, उनकी साख बहुत ज्यादा थी, है ना। तो एम्स्टर्डम वर्ल्ड का जो है वो फिनांस सेंटर हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जब वो हारे, उनकी साख गई, उनका एम्पायर गया, तो उसके बाद ब्रिटेन आया। उसके बाद ब्रिटेन, लंदन जो है पूरे उसका विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र हुआ करता था। और इन सब में देखेंगे, इस सब में एक चीज कॉमन दिखेगा, वो ये दिखेगा कि जब भी किसी देश की देनदारी बढ़ जाती है, उसके ऊपर कर्ज, उसका खर्चा बढ़ जाता है, उसकी अपनी जीडीपी कम हो जाती है और अपनी शक्ति से ज्यादा विस्तार कर लेता है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी साख कम होते रहती है, और वो कर्ज के चलते जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। तो आप देखेंगे कि विश्व युद्ध के समय भी और विश्व युद्ध के बाद भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो कर्जे से तय हुई। मतलब लड़ाइयों ने उतना तय नहीं किया जितना पैसे की उससे तय हुआ। उसमें से एक उदाहरण तो हम लोगों ने बात की कि भाई कि स्वेज नहर वाले क्राइसिस में मिलिट्रीली ब्रिटेन और फ्रांस जीत गए थे, 12 घंटे का समय था, लेकिन एक फोन कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति का कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया था, तो उस एक फोन कॉल के बदले जो है उनको उस जगह से वापस हटना पड़ा, क्योंकि जो उनका उनका जो करेंसी थी उसको सपोर्ट करने के लिए, वो कर्ज देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब ब्रिटेन बैंकरप्ट हो जाता, अपने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको नहीं रख पाता, ठीक है ना। उसी तरह आप बहुत बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि ये स्थिति रही। ब्रिटेन जो आप देखते हैं, जो
इजराइल का गठन जो है, इजराइल के गठन के पीछे भी ये है कि जो फैमिली जो थी, रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने जो है बहुत बड़ा कर्ज जो है सिर्फ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली के कहने पर दिया था, और उसके चलते बेल्फोर डिक्लेरेशन। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि अभी जो 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 करेंसी है, वो करेंसी जो है रियल करेंसी नहीं है। मतलब वो जो है वो टोकन करेंसी है। कोई भी डॉलर हो, रुपया हो, दिनार हो, रूबल हो, येन हो, सब एक आपसे वायदा करता है कि वो देश आपको उतने वैल्यू की चीज देगा, है ना। तो उसमें वो साख की बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब वो साख दोनों तरह से है। वो साख जो है, एक तो मिलिट्री साख है उनकी कि भाई वो अपनी बात मनवा सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि आपके फेयर प्रैक्टिस, माने इस पे आप लोग आप पे भरोसा करें कि आपने कोई वायदा किया है तो आप उसको निभाएंगे, है ना। तो आप वो देखेंगे कि वो दोनों ही लेवल पे अमेरिका की जो ताकत जो है वो घटी है। और इस वजह से आप देखेंगे कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना, जो आपके देश की साख को तय करती है, आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी की को रेट करती है, जो दुनिया के जो 10 प्रमुख देश हैं जिनकी करेंसी को स्टेबल माना जाता है, उनकी क्रेडिट रेटिंग हाई है, उसमें से अमेरिका कहीं नहीं है, ठीक है ना। उसमें कनाडा है, उसमें नीदरलैंड है, उसमें सिंगापुर है, उसमें तमाम देश है, पर अमेरिका नहीं, है ना। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अमेरिका अमेरिका क्यों चल रहा है? क्योंकि अमेरिका इसलिए चल पा रहा है कि अमेरिका की साख तो घट गई है, लेकिन अमेरिका का विकल्प क्या होगा वो नहीं खड़ा हुआ, है ना। क्योंकि इसके पहले ये हुआ था कि ब्रिटेन अगर नीचे जा रहा है तो उसका विकल्प एक अमेरिका आ गया, तो वहां से वहां शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। अगर डच खत्म हो गए तो उसका विकल्प एक ब्रिटेन आ गया। अभी क्या है कि पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें जो लेन देन का जो जरिया है और जो संस्थान है, जो स्विफ्ट सिस्टम है ना, पेमेंट का, कि जो बड़े देश जो आपस में व्यापार करते हैं, तो उसका जो लेन देन का भुगतान का जो तरीका जो इंटरनेशनल ये है स्विफ्ट सिस्टम, अभी वही हुआ था ना कि इसको रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया आपने, उनका पैसा अपने पास रखा, उसको सीज कर लिया। ये अमेरिका का जो इकोनॉमिक सैंक्शन का जो तरीका है वो यही सब था, है ना। अब धीरे धीरे जो है इसमें लोगों को इसकी जरूरत महसूस हुई कि इसका विकल्प कुछ खोजना जरूरी है ना। तो प्रयास चल रहे, लेकिन दूसरा अल्टरनेट लीडर कौन होगा ये अभी तय नहीं हो पा रहा है ना। तो अभी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक है कि ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होने वाला है, और ब्रिक्स में आगे क्या रुख होता है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो डॉलर के गैप को भर पाए, है ना। लेकिन जो मैंने कहा कि वो जो चीन की जो लुटिया पठान वाली जो इमेज है उसको लेकर के लोग आशंकित हैं। और प्लस चीन के साथ भारत के भी फ्रिक्शन का मामला है, चीन का रूस के साथ भी फ्रिक्शन का मामला है, चीन का जापान के साथ भी फ्रिक्शन का मामला है। तो वहां उतनी वो साख बन नहीं पा रही है। तो इतिहास में इसके उदाहरण हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने से पहले वो चीजें स्ट्रक्चर एक प्लेस में होनी चाहिए। तो ये एक समस्या है। आप देखिए कि अमेरिका का कर्ज जो बढ़ते बढ़ते जो है $40 ट्रिलियन का हो गया, है ना। जैसे जैसे आपका कर्ज बढ़ता है वैसे वैसे आपको जो कर्ज मिलने पर जो ब्याज की दर है वो ब्याज की दर बढ़ जाती है ना। तो कहते हैं कि जो बॉन्ड मार्केट का जो साथ जो है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में घट गई है। पहले
जो अमेरिका को 1% या 2% पे जो कर्ज मिल जाता था, अब वो चढ़ करके 5% के आसपास है। तो एक तो आपकी कर्ज कर्ज बढ़ गया, और दूसरा जो जो कह लें कि लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ गया। तो उसके चलते जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है गहरे संकट की तरफ वो जा रही है। और जी इसको ट्रंप के जो तरीके हैं ना, तौर तरीके, उसने और जो है वो झकझोर दिया। मिलिट्री जो चोट उनको पहुंची है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी साख की है, कि वो अमेरिका को लगातार अपनी बात जो है वापस लेनी पड़ रही। सबको धमका रहे हैं लेकिन फिर वापस लेने पड़ रहा है उनको। अभी इसका हाल का उदाहरण जो है कनाडा है। कनाडा को उन्होंने, कनाडा के साथ जो है अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन नाफ्टा पहले से ही था। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के साथ उनका एक एग्रीमेंट था। तो आपने देखा ही हाल में कि अमेरिका ने किस तरह कनाडा को कहा कि भाई तुमको हम 51st स्टेट बना लेंगे। मेक्सिको को अलग धमकाया, उसने इतना परसेंट तुम्हारे पर टैरिफ लगा देंगे, तुम सारे चीनी माल को हमारी तरफ वो कर रहे हो। तो उसने उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। पर आप अभी देखिए कि क्या हो रहा है। जो ट्रंप ने जो है 50% टैरिफ कनाडा के ऊपर से हटाने की घोषणा की, अब वो बात कर रहे हैं उनसे। एक बात वहां पे जो जो साख की बात जो है, क्या हो गया कि अमेरिका ने चीजों को, इमोशन को उस लेवल तक घसीट लिया है कि क्या होगा कि एक समय के बाद जो सरकारें कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेगी, है ना। वहां एक क्यूबेक के पूर्व जो प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि बहुत सारे जो चीजों का कनाडा में अमेरिकी चीजों का जो बहिष्कार हो रहा है वो सरकार के द्वारा नहीं हो रहा, लोग जो है, लोग पब्लिक के द्वारा हो रहा पब्लिक के द्वारा हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति दूसरे देशों में भी आ सकती है ना। जिस ढंग से अमेरिका बाकी लोगों को धमका रहा है, बाकी देश भी अपनी चीजों को लिए तैयार कर रहे है। हैं जी कि भाई। जी जी। तो ये एक एक खतरनाक और जी, एक और महत्वपूर्ण है विनय भाई, है। कि दो सवाल दरअसल है, भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि ट्रंप की लोकप्रियता जो इस बुरी तरह से गिरी है, और उसमें 33% लोग ही अब ट्रंप के आसपास दिखाई पड़ते हैं। 64% लोगों ने सीधे सीधे खारिज कर दिया है कि ट्रंप ने अमेरिका को फंसा दिया। और ईरान उधर कह रहा है कि भैया हम तुमसे कोई भरोसे के लिए नहीं, भरोसे लायक नहीं हो, तुमसे हम किसी तरीके का समझौता तुम्हारी शर्तों पर हम नहीं करने वाले। हमारी शर्तों पर करते हो, साइन करो, उसके बाद बात करो, बाकी जो करना है तुम करो। एकदम से एक तरह से कहिए कि अल्टीमेटम दे दिया कि तुमको जो मन करता है करो, लेकिन हम जो है नहीं हिलेंगे। अब ट्रंप के सामने हालांकि फिर वो कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अब साफ साफ अमेरिकन को भी दिख रहा है कि युद्ध जो है उसके लिए ना, क्या कहते हैं उसको, खाई साबित हुआ है। और ऐसा फंस गया है जिसमें कर्ज फंस गया, अमेरिकी पूरी अर्थव्यवस्था फंस गई। उसके अलावा अमेरिकियों के लिए दुनिया के अलग अलग देश भी जो है वो खतरे वाले देश बन गए, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जहां भी अमेरिकी लोग मिले उनको मारो और हमसे पैसा ले जाओ। इस तरह का भी ईरान ने ऐलान कर दिया। मिडिल अमेरिकी ईस्ट के अमेरिकी सैनिकों के बारे में कहा है कि एक अमेरिकी सैनिक को करोगे तो इतना लाख रुपए ले जाओ। जी 28 लाख या कितना बोला है हाँ, कुछ, हाँ, अमेरिकी सैनिक को मारे। तो ये हाँ, खतरा है, प्लस ये भी एक खतरा है कि ट्रंप को जिस तरह से ट्रैक किया था, और ट्रंप को पता चला, एफबीआई ने बताया, और वो ट्रंप किस तरह से बच करके निकले, तो ट्रंप को भी खतरा है। उसने कहा है ईरान ने कि हम बदला लेंगे। कुल मिलाकर के ऐसा दिख रहा है साफ साफ कि ट्रंप ने अमेरिका को फंसा दिया बुरी तरह से, और अमेरिकन भी अब ये महसूस कर रहे हैं। क्या अब ये समझा जाए कि जो विश्व की जो धुरी अमेरिका हुआ करता था, वो धुरी अब चेंज हो रहा है, और वो कहीं उसमें चीन अपना निवेश कर रहा है, या चीन की तरफ वो दिखाई पड़ने लगा है, या अभी नहीं दिख रहा है? देखिए, जो एक दौर में अमेरिका सिंगल सुपर पावर की स्टेटस जो हासिल कर चुका था वो निश्चित तौर पे अब बदल रहा है।
अगर वो नहीं बदलता तो अमेरिका को अपनी बात वापस नहीं लेनी पड़ती। अमेरिका को अपने जो समुद्री बेड़े हैं वापस रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया को छोड़ करके उत्तर कोरिया को पकड़ना पड़ रहा है, उसको उसको मान मनोबल कराना पड़ रहा है ना। कनाडा से वापस आप वो कर रहे हैं, है ना। और जो जापान जो पूरी तरह से कल तक जो है अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर था, जापान को लग गया कि भाई हम जो है अमेरिका के भरोसे बैठ नहीं सकते, है ना। भारत के साथ जो नई पिंग बढ़ रही थी, भारत को भी लग गया कि भाई ये जो है अमेरिका के साथ रह करके हम इन मौके पर गच्चा खा सकते हैं, है ना। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने लगातार बयान दिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उनका बयान आया, उसके बाद भी जो बयान आया वो भारत को चिंता की। उसके अलावा जो नई रीअलाइनमेंट हो रही है उसमें चीन अभी अमेरिका के गैप को फिल नहीं कर सकता है, लेकिन जो अल्टरनेट तलाश करने की बात बहुत जोर शोर से जारी है। अब उसमें नए व्यापारिक मार्गों की तलाश जारी है, उसमें नए संसाधनों की बात जारी है, उसमें नए पेमेंट सिस्टम की बात जारी है ना। अभी आप चर्चा सुने होंगे कि जो है बेरिंग स्ट्रीट के जरिए जो है बेरिंग स्ट्रेट के जरिए नया व्यापारिक रूट खोलने की बात हुई है, जिसमें जो न्यूक्लियर पावर जो जहाज होंगे, जो आइस ब्रेकर, उसके माध्यम से वो आर्कटिक वाले रीजन से समुद्री जहाज जाएंगे, जो रास्ते की दूरी को कम करेंगे, कॉस्ट कम होगा, है ना। तो ये एक नई दूरी वो एक बनेगी उसमें। उसके जी साथ आप देख रहे हैं कि पेमेंट सिस्टम भी जो है वो चाइना का एक अलग पेमेंट सिस्टम बिजनेस टू बिजनेस वाला है। इंडिया का यूपीआई जो है बिजनेस टू कंज्यूमर वाला जो सिस्टम जो है। और इसीलिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है जो भारत में हो रहा है। पहले भारत इस बात को लेके आशंकित था कि जो ब्रिक्स की जो करेंसी आएगी वो उसकी सापेक्षिक स्थिति को कमजोर करेगी येन के मुकाबले, क्योंकि ब्रिक्स देशों में येन सबसे मजबूत है। युआन सबसे ज्यादा मजबूत है। चीन के जो मुद्रा है, चीन की जो हाँ, मुद्रा है, बिल्कुल। तो चीन सबसे मजबूत होगा। चीन ने बैंकिंग भी, एशियन डेवलपमेंट और तमाम बैंकों के जरिए लिक्विडिटी का ये सब किया है ना। लेकिन अब इंडिया को लग रहा है कि भले रास्ते तलाशे जाएं अल्टरनेट उसको, लेकिन हमको ब्रिक्स की करेंसी जो है हमको डॉलर के आतंक से मुक्ति दिलाएगी, है ना। पहले जो एम्बिग्युइटी वाली स्थिति थी ना कि हम बीच में खड़े होकर देख रहे थे कि किस तरह ऊंट किस तरह बैठेगा। अब ये इंडिया को जाहिर हो गया कि ऊंट किसी भी तरफ बैठेगा, लेकिन हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका अगर जीत गया तो भी हमको मुश्किल होगी। अमेरिका अगर हार गया और हमने अभी कोई कदम नहीं उठाए कि ईरान के साथ अपने रिश्तों को और बाकी देशों के साथ अपने रिश्तों को रीएडजस्ट नहीं किया, तो हमको आगे भी बहुत परेशानी होगी। तो इसीलिए देखिए कि अमेरिका के धमकी के बावजूद जो है इंडिया ने जो है ईरान के राष्ट्रपति को ब्रिक्स में बुलाया है। ब्रिक्स में पुतिन भी आ रहे हैं, ब्रिक्स में शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक होगी जिसमें चीजें आगे की चीजें तय होगी, है ना। जी। और ट्रंप की जी बौखलाहट देखनी। जी। एक और आखिरी बात की, हिंदुस्तान को आर्थिक तौर पे इसका बड़ा नुकसान हुआ है। अभी खाद की समस्या बहुत बढ़ने वाली है। खाद नहीं आ पा रही है, पेट्रोलियम की दिक्कतें हैं वो तो अपनी जगह है ही, गैस की दिक्कत है वो अपनी जगह है, लेकिन खाद की जब किल्लत हो जाएगी तो महंगाई और बढ़ेगी। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है। बारिश भी इस बार कहा जा रहा है कि कम हो रही है, क्या अल नीनो या क्या क्या नीनो की वजह से उसकी वजह से बारिश की संभावना जो है बहुत कम हो गई है। तो कुल मिलाकर के भारत के सामने जो समस्या है, इससे बचने का कहीं कोई रास्ता दिखाई पड़ रहा है, या हम भी जो है जैसे प्रकृति लेके जाए हम फंसे हुए हैं? क्योंकि चीन भी ये हमारा नहीं, दुश्मन है, अमेरिका के साथ भी हमारी बन नहीं रही है, ईरान हमने दुश्मन खड़ा कर लिया है, पाकिस्तान पहले से बैठा हुआ है, बांग्लादेश के साथ भी हम सहज नहीं है। वो बांग्लादेश मांग रहा है कि भाई हमको शेख हसीना को लौटा दो, हम नहीं लौटा पा रहे हैं, अलग उसे कारण है।
तो कुल मिलाकर के क्या महसूस कर रहे हैं? और भारत के भीतर भी बड़ा अंतर विरोध बढ़ गया है, भारत सरकार के खिलाफ जो है माहौल बन गया है देश के भीतर। देखिए, ये इस तरफ इशारा करता है कि आप जो जिसको बोलते हैं हॉकिस एटीट्यूड को लेकर के जब आप चलेंगे और आप उसको प्रॉपर मिलिट्री बैकअप आपके पास में नहीं होगा तो आप मुसीबत में घिर सकते हैं, है ना। और जो कि हमारे सामने दिख रहा है ना, कि हमारे अचानक से हमारे चारों तरफ शत्रु बढ़ गए, अचानक से हमको अपनी बातें वापस लेनी पड़ रही है ना। ईरान में जो सुप्रीम लीडर मारे गए, हमने उनको शोक संदेश भी काफी देर बाद उनको भेजा। अपनी तरफ से ईरान के पीछे हम नहीं खड़े हुए, है ना। हम बैठ के तमाशा वो देखते रहे। तो और हमारे आसपास जो बाकी देश जो है, हमको ये इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि अमेरिका जो है वो हमेशा डबल गेम अपना वो खेलता रहता है, तो हमने बैकअप उस हिसाब से हमको करना चाहिए था। और ऐसे ऐसे वक्त में जब देश को इकट्ठा रहने की जरूरत है, उस समय में इंटरनल पॉलिटिक्स में भी अगर आप डिविजिव रोल लाते हैं तो वो और नुकसान देता है। तो इस वजह से है कि हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ जो है वो हम कहने को कह सकते हैं कि अरे क्या है तुर्की, क्या है पाकिस्तान, क्या है सऊदी अरब, क्या है, एक फूंक में हम उड़ा देंगे। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो हम लोग ये कह रहे थे ना, भाई पाकिस्तान की तो बहुत हालत खराब है। लेकिन मैंने कहा कि जैसे हर लड़ाई जो है वो नई लड़ाई है, और उस लड़ाई के समय कौन क्या करेगा आपको नहीं पता है। कौन उसको पैसा दे देगा, कौन हथियार दे देगा, क्योंकि हुआ भी आपके ना, जो पाकिस्तान हाँ अकेला खड़ा नहीं था, चीन भी था और तुर्की भी था, और आप हाँ अकेले झाल बजा रहे थे। हाँ, तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी जी पड़ेगी। और अभी और ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी खतरा टला नहीं है, खतरा जी सिर पे खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत उथल पुथल हो रही है। और जो मैंने आंतरिक राजनीति में रिलीफ पाने के लिए पाकिस्तान हमेशा भारत पर जो है हमले करता रहा है। और तो वो कभी भी कुछ वो हो सकता है, जिस तरह से वहाँ जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हलचल है, बलूचिस्तान में हलचल है, तो वो सब को लेकर के वहाँ काफी जो अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए लगातार खतरा है, और हमको उसमें वो संभल के चलना चाहिए। जी ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी जो देख रहे हैं। अच्छा लगता है कार्यक्रम तो शेयर भी कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर दोपहर के कार्यक्रम में 3 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।